हेलो एवरीवन। अध्याय 3 और मुद्रा और साख। आज हम स्टार्ट करेंगे अध्याय 3। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम, यानी हम समझेंगे कि मुद्रा क्या होता है। मुद्रा एक विनिमय का माध्यम होता है जिसे हम मुद्रा एक विनिमय का माध्यम। मुद्रा का इस्तेमाल हमारे रोजाना के जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ये एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अपने चारों तरफ देखिए। आप किसी एक दिन में मुद्रा से जुड़े कई सौदों की पहचान कर सकते हैं। क्या आप इनकी एक सूची बना सकते हैं? बहुत से लेन देन में आप देखेंगे कि मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। मुद्रा के जरिए वस्तुएं खरीदी और बेची जा रही हैं। ऐसे कुछ लेन देन में मुद्रा के बदले सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। लेकिन कुछ मामलों में हो सकता है कि लेन देन होते वक्त मुद्रा का कोई आदान प्रदान न हो, केवल बाद में भुगतान करने का वादा हो। क्या आपने कभी सोचा है कि खरीदारी मुद्रा के जरिए क्यों होती है? कारण बहुत सरल है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा है वह उसका विनिमय किसी भी वस्तु या सेवा खरीदने के लिए आसानी से कर सकता है। इसलिए हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद यानी कि हर कोई मुद्रा के रूप में भुगतान लेना पसंद करता है। फिर उस मुद्रा का इस्तेमाल अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने के लिए करता है। एक जूता निर्माता, उदाहरण के लिए एक जूता निर्माता को देखते हैं। वह बाजार में जूता बेचकर गेहूं खरीदना चाहता है। जूता बनाने वाला पहले जूतों के बदले मुद्रा प्राप्त करेगा और फिर इस मुद्रा का इस्तेमाल गेहूं खरीदने में करेगा। तो इस तरह से मुद्रा का आदान। जरा सोचिए कि जूता निर्माता यदि बिना मुद्रा का इस्तेमाल किए जूते का सीधे गेहूं से विनिमय करता तो उसे कितनी कठिनाई होती। उसे गेहूं उगाने वाले ऐसे किसान को खोजना पड़ता जो न केवल गेहूं बेचता हो बल्कि साथ में जूते भी खरीदना चाहता हो। अर्थात दोनों पक्षों से चीजें खरीदने और बेचने पर सहमति रखते हो। इसे आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। एक व्यक्ति जो वस्तु बेचने का इच्छा रखता है वही दूसरा वही वस्तु दूसरा व्यक्ति खरीदने की भी इच्छा रखता हो। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां मुद्रा का उपयोग किए बिना वस्तुओं का विनिमय होता है वहां आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होना अनिवार्य विशिष्टता है। यानी कि भाई सिंपल है कि एक जूता अगर जो खरीदना चाहेगा और जो जूता बना रहा है वो बेचना चाहेगा तो आपस में उन लोगों का विनिमय होगा और ये दोहरा संयोग होना आवश्यक होता है। इसकी तुलना में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां मुद्रा का प्रयोग होता है, मुद्रा महत्वपूर्ण मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करने वाले आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की जरूरत को खत्म कर देता है या खत्म कर देती है। फिर जूता निर्माता के लिए जरूरी नहीं रह जाता है कि वह ऐसे किसान ढूंढे
जो न केवल उसके जूते खरीदे। तो इस तरह से देख सकते हैं हम लोग कि यह है, आपके गेहूं के लिए मैं आपको जूते दूंगा, मुझे जूते नहीं चाहिए, मुझे कपड़े चाहिए। अब ये क्या कह रहे हैं, मुझे जूते चाहिए लेकिन मेरे पास गेहूं नहीं है। तो ये आपस में इन लोगों का विनिमय विनिमय कैसे होगा? तो इसलिए मुद्रा यहाँ पे आती है। जैसे ये जूता बना लिए, इनके पास गेहूं है और इनके पास पोल्ट्री के सामान है, बट इनको जूता नहीं चाहिए, इनको नहीं चाहिए, इनको चाहिए, लेकिन ये इनको देना चाहते हैं। तो ये क्या करेंगे भैया, ये अपना जूता इनको बेचेंगे, यहाँ से मुद्रा मिलेगा, फिर ये मुद्रा दे आप इनको देंगे, फिर इस मुद्रा से ये इनसे गेहूं ले लेंगे। इस तरह से मुद्रा का दोहरा संयोग होता है, और यानी कि कोई भी चीज खरीदने और बेचने की ये जो संयोग है, इसे हम लोग मुद्रा से क्या कर रहे हैं, यानी कि आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। और इससे हम लोग मुद्रा जो है ये हमारे ये सब चीज़ों को करने में आसान कर देती है, बहुत ही आसान है। आगे बढ़ते हैं। तो बल्कि साथ साथ गेहूं गेहूं खरीदने गेहूं खरीदे, बल्कि साथ साथ उसको गेहूं भी बेचे। उसे केवल अपने जूतों के लिए खरीदार ढूंढना है। एक बार उसने जूते मुद्रा में बदल लिए तो वह बाजार में गेहूं या अन्य कोई वस्तु खरीद सकता है, क्योंकि मुद्रा विनिमय प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। इस विनिमय का माध्यम कहा जाता है। मुद्रा क्या है? मुद्रा भैया एक विनिमय का माध्यम है, यानी एक दूसरे को हमें देते रहना है और उससे हमें सामान लेना है। तो मुद्रा एक विनिमय का माध्यम है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अच्छा है। तो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। हाँ, ये देखिए, इन मुद्राओं पर विचार करें। मुद्रा के प्रयोग से वस्तुओं के विनिमय में सहूलियत कैसे आती है? क्या आप कुछ ऐसे उदाहरण सोच सकते हैं जहां मुद्रा तथा सेवाओं का विनिमय या मजदूरी की अदायगी वस्तुएं विनिमय के जरिए हो रही है? हाँ जी हाँ, बहुत ही अच्छा। मुद्रा के आधुनिक रूप क्या है? हमने देखा कि मुद्रा ऐसी चीज है जो लेन देन में विनिमय का माध्यम बन सकती है। सिक्कों के चलन से पहले तरह तरह की चीजें मुद्रा के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। उदाहरण के लिए, बहुत प्रारंभिक काल से ही भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। यानी कि बहुत समय पहले जो भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे, इसके बाद सोना चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्कों का चलन हुआ, जिसका चलन पिछली सदी तक रहा। पिछली सदी तक सोना चांदी सिक्कों का चलन रहा। फिर इसके बाद आती है करेंसी। यानी ये देखिए, फर्स्ट स्टेप में लोग अनाज और पशु का प्रचलन किए थे। प्रारंभिक काल में भारतीय अनाज और पशु के मुद्रा के रूप में इस्तेमाल होते थे। पशु का यानी भारतीय अनाज और पशु का मुद्रा के रूप में इस्तेमाल करते थे। उसके बाद सोना चांदी और तांबे जैसी धातुओं के सिक्के का चलन हुआ। तो फर्स्ट स्टेप इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप, यानी कि प्रारंभिक काल का। फिर सेकेंड स्टेप ये हो गया, थर्ड स्टेप ये हो गया। तो इस तरह से स्टार्ट हुआ। फिर करेंसी आई। मुद्रा के आधुनिक रूपों में करेंसी कागज के नोट और सिक्के शामिल हैं। अब इस समय हम देख सकते हैं कि मुद्रा जो इस समय है वो करेंसी के फॉर्म में है। तो वे चीजें जो पहले मुद्रा के रूप में प्रयोग की जाती थी, उसके विपरीत आधुनिक मुद्रा
बहुमूल्य धातुओं जैसे सोना, चांदी और तांबे के बने सिक्कों से नहीं बनी है। अनाज और पशुओं की तरह वे रोजमर्रा की चीजें भी नहीं हैं। आधुनिक मुद्रा का इस प्रकार का अपना कोई इस्तेमाल नहीं है। फिर इसे विनिमय का माध्यम क्यों स्वीकार किया जाता है? इसे विनिमय का माध्यम इसलिए स्वीकार किया जाता है क्योंकि किसी देश की सरकार इसे अधिकृत करती है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट जारी करता है। अब ये भारत में है, तो भारतीय कानून के अनुसार किसी व्यक्ति या संस्था को मुद्रा जारी करने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा कानून विनिमय के माध्यम के रूप में रुपए का इस्तेमाल करने की वैधता प्रदान करता है, जिसे भारत में सौदों में अदायगी के लिए मना नहीं किया जा सकता। भारत में कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर रुपयों में अदायगी को अस्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए रुपया व्यापार स्तर पर विनिमय का माध्यम स्वीकार किया गया है। अब बैंक में निक्षेप बैंक में निक्षेप तो बैंक में निक्षेप यानी लोग, इसका मतलब क्या होता है बैंक में निक्षेप? यानी लोग मुद्रा बैंकों में निक्षेप के रूप में भी रखते हैं। किसी समय पर लोगों को रोजमर्रा की आवश्यकताओं के लिए कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है, यानी वो अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं और कुछ चीजें जरूरत होती हैं, ज्यादा जरूरत नहीं होती हैं तो वहां से वो निकाल लेते हैं। तो कुछ ही करेंसी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए हर महीने के आखिरी में वेतन वाले मजदूर के पास अतिरिक्त नगद होता है। लोग इस अतिरिक्त नगद का क्या करते हैं? वे इसे बैंक में अपने खाते से बैंक में अपने नाम से खाता खोलकर जमा कर देते हैं। बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं बैंक ये जमा स्वीकार करते हैं और इस पर सूद भी देते हैं। इस तरह लोगों का धन बैंकों के पास सुरक्षित रहता है और इस पर सूद भी मिलता है। लोगों को अपनी आवश्यकता के अनुसार इसमें से धन निकालने की सुविधा भी उपलब्ध होती है, क्योंकि बैंक खाते में जमा धन को मांग के जरिए निकाला जा सकता है। यानी अगर आप बैंक में आपके नाम का खाता खुला हुआ है, आप उसमें पैसा जमा कर दिए हैं, तो जब आपको जरूरत होगी तब आप मांग सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसलिए इस जमा को मांग जमा कहा जाता है। तो आगे हम चलते हैं। तो मांग जमा एक अन्य दिलचस्प सुविधा देता है। यह सुविधा इसे मुद्रा का विनिमय माध्यम महत्वपूर्ण लक्षण प्रदान करती है। अपने नकद की बजाय चेक से भुगतान के बारे में, मतलब आपने नकद के बजाय चेक से भुगतान के बारे में सुना होगा। चेक से भुगतान के लिए भुगतानकर्ता, जिसका किसी बैंक में खाता है, एक निश्चित रकम के लिए चेक काटता है। चेक एक ऐसा कागज है जो बैंक को किसी व्यक्ति के खाते से चेक पर लिखे नाम के किसी दूसरे व्यक्ति को एक खास रकम का भुगतान करने का आदेश देता है। तो ये होता है चेक। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि चेक द्वारा भुगतान कैसे होता है। तो देखिए, उदाहरण के लिए जूता निर्माता
एम सलीम को चमड़ा आपूर्ति को भुगतान करना है और इसके लिए वह एक विशेष रकम चेक लिखता है, अर्थात जूता निर्माता अपने बैंक को चमड़ा आपूर्ति को यह रकम देने का आदेश देता है। चमड़ा आपूर्तिकर्ता यह चेक ले जाकर अपने बैंक खाते में जमा कर देता है। ठीक है। अब धन एक बैंक खाते से दूसरे बैंक खाते में कुछ दिनों में अंतरित हो जाता है। यह लेन देन बिना नकद की अदायगी के पूरा हो जाता है। तो इस तरह से देखिए ये एक चेक बनाया जाएगा। यहाँ पे जैसे अब ये है भाई, जिसको पैसा देना है उनका नाम लिखेंगे, यानी प्रेम कुमार को पैसा देना है, यानी जो सलीम जी हैं, ऊपर जूता निर्माता जो थे, ये देखिए सलीम जी का ये चेक है, यहाँ पे सलीम जी का साइन है। और सलीम जी पैसा किसको दे रहे हैं? प्रेम कुमार को दे रहे हैं। तो प्रेम कुमार का नाम पे की जगह पे लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये अकाउंट पे ही, मतलब ये पैसा इनके अकाउंट में जाएगा। और दूसरा, इनको कितना पैसा चाहिए? तो ये है 57,000 वनली। तो 57,000 वनली करेंगे। ये एम सलीम का अकाउंट नंबर है और ये रहा एम सलीम का साइन। यहाँ पे बैंक बैंक शाखा संख्या है। और ये देखिए चेक में यहाँ पे क्या होता है, ये बैंक द्वारा मुद्रित कोड होता है ये सब। और यहाँ पे चेक नंबर है, ये हमारा चेक नंबर होता है। अब इस तरह हम देखते हैं कि मांग जमा में मुद्रा के अनिवार्य लक्षण मिलते हैं। मांग जमा के बदले चेक लिखने की सुविधा से बिना नकद का इस्तेमाल किए सीधा भुगतान करना संभव हो जाता है, चूंकि मांग जमाओं को करेंसी के साथ साथ व्यापक स्तर पर भुगतान का माध्यम स्वीकार किया जाता है। इसलिए आधुनिक अर्थव्यवस्था में इसे भी मुद्रा समझा जाता है। यहाँ आपको बैंक की भूमिका को याद रखना होगा। बैंक के लिए इन जमा के बदले कोई भी मांग जमा एवं भुगतान नहीं होगा। मुद्रा के आधुनिक रूप करेंसी और जमा आधुनिक बैंक प्रणाली की कार्यप्रणाली से बहुत करीब से जुड़े हुए हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं, ये पार्ट ही है हमारा मुद्रा और साख। तो इस तरह से अब बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां के बारे में हम जानेंगे। बैंकों की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। बैंक जनता से जो धन जमा खाते में स्वीकार करते हैं उसका क्या करते हैं? ये एक दिलचस्प क्रियाविधि है, यानी कि ये एक दिलचस्प क्रियाविधि काम कर रही है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने पास नगद के रूप में रखते हैं। ठीक है। बैंक जमा रकम का एक छोटा हिस्सा अपने नगद के रूप में रखते हैं। उदाहरण के लिए आजकल भारत में बैंक जमा का केवल 5% हिस्सा नकद के रूप में अपने पास रखते हैं। इसे किसी एक दिन में जमाकर्ताओं द्वारा धन निकालने की संभावना को देखते हुए यह प्रावधान किया जाता है। क्योंकि किसी एक विशेष दिन में केवल कुछ जमाकर्ता ही नकद निकालने के लिए आते हैं, इसलिए बैंक का काम इतने नकद में आराम से चल जाता है। बैंक जमा राशि के एक बड़े भाग को ऋण देने के इस्तेमाल करते हैं, यानी ऋण देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की बहुत मांग रहती है। हम इसके बारे में आगे आने वाले खंडों में और पढ़ेंगे। बैंक जमा राशि का लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह बैंक जिनके पास अतिरिक्त राशि यानी जमाकर्ता एवं जिनके राशि की
जरूरत जिन्हें राशि की जरूरत है यानी कर्जदार के बीच मध्यस्थता यानी कि जमाकर्ता और कर्जदार के बीच जो है ये मध्यस्थता का काम करते हैं बैंक। बैंक जमा पर जो ब्याज देते हैं उससे ज्यादा ब्याज ऋण पर लेते हैं। कर्जदारों से लिए गए ब्याज और जमाकर्ताओं को दिए गए ब्याज के बीच का अंतर बैंक की आय का प्रमुख स्रोत है। अगर सभी जमाकर्ता एक ही समय में अपनी धनराशि की मांग करने बैंक पहुंच जाएं तो क्या होगा? तो भैया बैंक तो बंद हो जाएगी। अब देखिए ये सिस्टम चलता है, यहाँ पे जमा करता है जो मतलब लोग जमा करते हैं कहाँ? बैंक में। अब लोग धन निकालते हैं और ब्याज पाते हैं। तो अब यहाँ पे कौन है? कर्जदार। लोग ऋण लेते हैं, लोग ऋण लौटाते हैं और ब्याज देते हैं। अब इनके बीच में कौन है? बैंक है। तो बैंक क्या करेगी? सिंपल सी बात है, बैंक देखिए मान लीजिए कि बैंक इनसे लेगी 100 रुपये, ये जमा कर दिए। अब बैंक इनको देगी 4%, यानी कि मान लीजिए बैंक 100 रुपये पे इनको 4 रुपये देगी। अब ये पैसा लेने आए, इनको बैंक ने ऋण दिया, मान लेते हैं 100 रुपये। अब बैंक इनसे इंटरेस्ट कितनी लेगी? मान लीजिए 12%, यानी कि 12% यानी 100 रुपये पे 12 रुपये लेगी और यहाँ पे 100 रुपये पे 4 रुपये दे रही। चलो इस समय मान लेते हैं बढ़ के 6% हो गया। तो ये 6 रुपये दे रही है और इनसे 12 रुपये ले रही है, तो इनका बचा कितना बैंक का? 6 रुपया। यानी 6 रुपया बैंक की आय हो गई। ये बैंक ने इनसे पैसा लिया और इनको दिया और इनसे लेने के बाद अपना कितना बचत कर लिया? 6 रुपया। तो बैंक की आय बढ़ती है। अब ये लोग एक साथ पैसे नहीं ले सकते क्योंकि ये डिपॉजिट करेंगे। तो अगर कोई एफडी कर दिया, मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट एफडी कर दिया, तो वो कम से कम मान लीजिए 1 ईयर या 10 ईयर, इतने ईयर के लिए करेगा। अब मान लीजिए कोई 10 ईयर के लिए 1 लाख रुपीज डिपॉजिट कर दिया, तो 1 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया, तो यहाँ पे ये मान लेते हैं कि 2 साल के लिए बैंक ने इनको 2 साल के लिए 1 लाख रुपए इधर दे दिया, या 3 साल 4 साल जितने भी साल के लिए, या 10 साल के लिए अगर ये जमा करते हैं तो इनको मान लेते हैं 3 साल के लिए इसने दे दिया। अब ये 3 साल में इंटरेस्ट इसको 12% के हिसाब से लेगा और यहाँ पे इनको 6% के हिसाब से देगा। तो सिंपल सी बात है, बैंक को 4 साल 2 साल जितने साल भी जमा करेगा उससे पहले ही ये कर्जदार से अर्निंग कर लेगा। तो बैंक का ये माध्यम है, बैंक इस तरह से काम करता है, यानी एक तरफ से पैसा लेता है और दूसरी तरफ दे देता है। यही बैंक का काम है, बैंक इस तरह से सर्विस देता है और एक दूसरे को इनको इंटरेस्ट मिल जाता है और इनको भाई कर्ज मिलता है तो ये अपना काम कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्ट होगा ये आर्थिक विकास की समझ। तो अगर आगे हम स्टार्ट करते हैं, साख की दो विभिन्न स्थितियां। हमारी रोजमर्रा की गतिविधियों में ऐसे बहुत से लेन देन होते हैं जहां किसी न किसी रूप में ऋण का प्रयोग होता है। ऋण यानी उधार से हमारा तात्पर्य एक सहमति से है जहां साहूकार कर्जदार को धन वस्तुएं एवं सेवाएं मुहैया कराता है और बदले में भविष्य में कर्जदार से भुगतान करने का वादा लेता है। अब हम निम्नलिखित दो उदाहरणों के द्वारा देखते हैं कि ऋण का क्या भूमिका है। अब जैसे यहाँ पे देखते हैं त्योहार का मौसम। अब से 2 महीने बाद त्योहार का मौसम और जूता
निर्माता सलीम के पास शहर के एक बड़े व्यापारी से 3,000 जोड़ी जूते की मांग आती है, जिसे उसे 1 महीने के अंदर पूरा करना है। उत्पादन के काम को समय पर पूरा करने के लिए सलीम को सिलाई और चिपकाने के काम के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने की आवश्यकता है। उसे कच्चा माल भी खरीदना है। इन सभी खर्चों को पूरा करने के लिए सलीम को दो स्रोतों से ऋण लेता है। सलीम दो स्रोतों से ऋण लेता है। पहला, वह चमड़ा व्यापारी को चमड़ा अभी देने का प्रस्ताव रखता है और बाद में भुगतान करने का वादा करता है। दूसरा, वह इस बड़े व्यापारी से 1,000 जूतों के लिए अग्रिम भुगतान के रूप में नगद कर्ज लेता है तथा महीना खत्म होने से पहले पूरा ऑर्डर पहुंचाने का वादा करता है। महीने के आखिर में सलीम जूते पहुंचाने में कामयाब हो जाता है। उसे अच्छा खासा लाभ भी होता है और वह उधार लिए धन की अदायगी भी कर देता है। यहाँ देखिए कि बहुत ही अच्छा ये बिजनेस का सिस्टम है। तो सलीम उत्पादन के लिए कार्यशील पूंजी की जरूरत को ऋण के द्वारा पूरा करता है। ऋण उसे उत्पादन में कार्यशील खर्चों तथा उत्पादन के समय पर पूरा करने में मदद करता है। वह अपनी कमाई बढ़ा पाता है। इस प्रकार ऋण एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक भूमिका अदा करता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे स्वप्ना की समस्या। एक छोटी किसान स्वप्ना अपनी 3 एकड़ जमीन पर मूंगफली उगाती है। वह इस उम्मीद पर कि फसल तैयार होने पे कर्ज को अदा कर देगी। खेती के खर्चों के लिए साहूकार से ऋण लेती है। फसल पर कीटनाशकों के हमले से फसल बर्बाद हो जाती है। हालांकि स्वप्ना फसल पर महंगी कीटनाशक दवाइयाँ छिड़कती है, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। वह साहूकार के कर्ज लौटाने में असफल रहती है और साल के अंदर यह कर्ज बड़ी रकम बन जाता है। अगले साल स्वप्ना खेती के लिए दोबारा उधार लेती है। इस साल फसल सामान्य रहती है, लेकिन इतनी कमाई नहीं होती है कि वो अपना कर्ज वापस कर सके। वह कर्ज में फंसे जाती है। उसे कर्ज को चुकाने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में साख की मुख्य मांग फसल उगाने के लिए होती है। फसल उगाने में बीज, खाद, कीटनाशक दवा, पानी, बिजली, उपकरणों की मरम्मत इत्यादि पर काफी खर्च होता है। इन आगतों को खरीदने और फसल की बिक्री होने के बीच कम से कम 3-4 महीने का अंतराल होता है। आमतौर से किसान ऋतु के आरंभ में फसल उगाने के लिए ले उधार लेते हैं और फसल तैयार होने के बाद वापस कर देते हैं। उधार की अदायगी मुख्यतः फसल की कमाई पर निर्भर है। स्वप्ना के मामले में फसल बर्बाद हो जाने से कर्ज की अदायगी असंभव हो गई। उसे कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ा। ऋण ने स्वप्ना की कमाई को बढ़ाने के बजाय उसकी स्थिति बदतर कर दी। इसे आम भाषा में कर्ज जाल कहा जाता है। इस मामले में ऋण कर्जदार को ऐसी स्थिति में धकेल देता है
जहां से बाहर निकलना काफी कष्टदायक होता है। एक स्थिति में ऋण आय बढ़ाने में सहयोग करता है, जिससे व्यक्ति की स्थिति पहले से बेहतर हो जाती है। दूसरी स्थिति में फसल बर्बाद होने के कारण व्यक्ति ऋण को अपने जाल में फंसा देती है। स्वप्ना को कर्ज उतारने के लिए अपनी जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। स्पष्ट है उसकी स्थिति पहले की तुलना में बदतर हुई। ऋण उपयोगी होगा या नहीं, यह परिस्थिति के खतरों और हानि पर होने पर प्राप्त संयोग की संभावना है। ऋण की शर्तें। हर ऋण समझौते में ब्याज दर पर निश्चित कर दी जाती है, जिसे कर्जदार महाजन को मूल रकम के साथ अदा करता है। इसके अलावा उधारदाता कोई समर्थक ऋणधार गिरवी रखने के लिए की मांग कर सकता है। समर्थक ऋणधार ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक कर्जदार है, जैसे कि भूमि, इमारत, गाड़ी, पशु, बैंक में पूंजी, और इसका इस्तेमाल वह उधारदाता को गारंटी देने के रूप में करता है जबकि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता जब तक कि ऋण का भुगतान नहीं हो जाता। यदि कर्जदार उधार वापस नहीं कर पाता तो उधारदाता को भुगतान प्राप्ति के लिए संपत्ति या समर्थक ऋणधार बेचने का अधिकार होता है। संपत्ति जैसे कि जमीन, बैंकों में जमा पूंजी, पशु इत्यादि समर्थक ऋणधार के आम उदाहरण हैं, जिनका उपयोग कर्ज लेने के लिए किया जाता है। अब ये है आवास ऋण। मेघा ने घर खरीदने के लिए बैंक से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया। इस कर्ज पर ब्याज की वार्षिक दर 12% है और इस कर्ज को 10 साल में मासिक किस्तों में लौटाया जाना है। मेघा को बैंक से कर्ज लेने से पहले उसे अपनी नौकरी और वेतन संबंधी रिकॉर्ड दिखाने पड़ते हैं। बैंक नए घर के सभी कागज ऋणाधार के रूप में रख लेता है, जिन्हें मेघा द्वारा ब्याज समेत कर्ज लौटाने पर वापस किया जाएगा। मेघा के आवास ऋण के निम्नलिखित विवरणों की पूर्ति करें। पहला हमारा क्या है, ये देखिए, ये ठीक है, आप भर सकते हैं। तो ब्याज दर, समर्थक ऋणधार, आवश्यक कागजात और भुगतान के तरीकों को सम्मिलित रूप से ऋण शर्तों यानी ऋण की शर्तें कहा जाता है। ऋण की शर्तों में एक ऋण अव्यवस्था से दूसरी ऋण व्यवस्था में काफी फर्क आ जाता है। कर्ज की शर्तें उधारदाता और कर्जदाता की प्रकृति पर भी निर्भर करती है। अगले भाग में ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां विभिन्न विभिन्न ऋण व्यवस्थाओं में ऋण की शर्तें अलग अलग हैं। विविध प्रकार के साख प्रबंधन। एक गांव का उदाहरण। रोहित और रंजन ने कक्षा में ऋण की शर्तों के बारे में पढ़ना खत्म किया था। वे अपने इलाके में प्रचलित विविध प्रकार के ऋण प्रबंधों को जानने को उत्सुक थे। कौन लोग उधार देते थे, कर्जदार कौन थे, ऋण की क्या शर्तें थी। उन्होंने अपने गांव के कुछ लोगों से बात करने का फैसला किया। आगे आप उनका लेख पढ़ सकते हैं। 15 नवंबर 2019 हम सीधा उन खेतों में जाते हैं जहां दिन के समय अधिकतर किसान और मजदूर काम कर रहे होंगे। खेतों में आलू की फसल लगी हुई है। पहले हम सोनपुर, एक छोटा सा गांव जहां सिंचाई और सुविधाएं मौजूद है, के एक छोटे किसान
श्यामल से मिलते हैं। अब देखिए, श्यामल का कहना है कि उसे अपनी 1.5 एकड़ जमीन को जोतने के लिए हर मौसम में उधार लेने की जरूरत पड़ती है। कुछ साल पहले तक वह गांव के महाजन से ऋण लेता था, जिस पर उसे 5% मासिक ब्याज देना पड़ता था, यानी 60% वार्षिक। पिछले कुछ वर्षों से श्यामल गांव के एक कृषि व्यापारी से 3% मासिक ब्याज की दर से ऋण ले रहा है। जुताई के मौसम की शुरुआत होने पर व्यापारी ऋण पर कृषि संबंधी आगतें जरूरतें मुहैया कराता है, जिसे फसल तैयार हो जाने पर वापस करना होता है। ऋण पर ब्याज के अलावा व्यापारी किसानों से वादा लेता है कि वह अपनी फसल उसी को बेचेगा। इस तरह व्यापारी निश्चिंत है कि ऋण की अदायगी समय से हो जाएगी। फसल की कीमतें फसल काटते समय कम होती है, इसलिए वह किसानों से कम कीमत पर फसल खरीदकर और बाद में कीमत बढ़ने पर बेचकर भारी मुनाफा कमाता है। व्यापारी को उस समय फसल खरीदने से मुनाफा होता है। वह फसल सस्ते में खरीद कर बाद में कीमतें बढ़ने पर बेचता है। अब हम अरुण से मिलते हैं, जो एक किसान मजदूर के काम का निरीक्षण कर रहा है। अरुण के पास 7 एकड़ जमीन है। अरुण सोनपुर के उन कुछ लोगों में से है जिसे खेती के लिए बैंक से ऋण मिला है। इस ऋण पर वार्षिक ब्याज दर 8.5% है। इसे अगले तीन इसे अगले 3 वर्षों में कभी भी लौटाया जा सकता है। अरुण की योजना है कि वे फसल तैयार होने पर अपनी उपज अपनी उपज का कुछ हिस्सा बेचकर इस ऋण की अदायगी कर देगा। वह बाकी आलू की फसल को शीत भंडार गृह में रख कर बैंक से इसके बदले नया ऋण लेने के लिए दरख्वास्त देना चाहता है। बैंक उन किसानों को ऐसी सुविधा देने के लिए तैयार है जो पहले भी खेती के लिए उसे ऋण ले चुके हैं। अब रमा रमा निकट के खेत में कृषि मजदूर के रूप में काम करती है। साल में कई महीने रमा के पास कोई काम नहीं होता और उसे अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए कर्ज लेना पड़ता है। अचानक बीमार पड़ने पर या परिवार में किसी समारोह पर खर्च करने के लिए भी उसे कर्ज लेना पड़ता है। रमा कर्ज के लिए अपने मालिक पर, जो सोनपुर का मध्यवर्गीय भूस्वामी है, आश्रित है। भूस्वामी को उसे 5% मासिक ब्याज दर ऋण देता है। भूस्वामी उसे 5% मासिक ब्याज दर पर ऋण देता है। रमा उस कर्ज को भूस्वामी के यहाँ काम करके वापस करती है। अधिकांशतया रमा को नया ऋण देना पड़ जाता है, जबकि वह पुराना ऋण लौटा भी नहीं पाती है। वर्तमान में उसे भूस्वामी के 5,000 रुपये देने हैं। यदि भूस्वामी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, फिर भी वह उसके लिए लगातार काम करती है ताकि आवश्यकता पड़ने पर उसे ऋण मिल सके। रमा हमें बताती है कि सोनपुर में भूमिहीन लोगों के लिए ऋण का एकमात्र स्रोत भूस्वामी नियोक्ता ही है। सहकारी समितियों से ऋण। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का एक अन्य स्रोत सहकारी समितियां हैं। सहकारी समिति के सदस्य अपने संसाधनों को कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए एकत्र करते हैं। कई प्रकार की सहकारी समितियां संभव हैं, जैसे किसानों, बुनकरों एवं औद्योगिक मजदूरों इत्यादि की सहकारी समितियां।
कृषि सहकारी समिति सोनपुर के नजदीक एक गांव में काम करती है। इसके 2300 किसान सदस्य हैं। यह अपने सदस्यों इसके 2300 किसान सदस्य हैं। ये अपने सदस्यों से जमा प्राप्त करती है। इस जमा पूंजी को ऋणाधार मानते हुए इस समिति ने बैंक से एक बड़ा ऋण प्राप्त किया है। इस पूंजी का इस्तेमाल सदस्यों को कर्ज देने के लिए किया जाता है। यह ऋण लौटाने के बाद कर्ज का दूसरा दौर शुरू किया जा सकता है। कृषि सहकारी समिति कृषि उदाहरण खरीदने, खेती या कृषि व्यापार विभिन्न प्रकार के खर्चों के लिए ऋण मुहैया करती है। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख, इसको समझेंगे। भारत में औपचारिक क्षेत्र में साख। हमने ऊपर के उदाहरणों में देखा कि लोग विभिन्न स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं। विभिन्न प्रकार के ऋणों को दो वर्गों में बांटा जा सकता है: औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रक ऋण। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। पहले वर्ग में बैंकों और सहकारी समितियों के लिए कर्ज आते हैं। ग्रामीण भारत में ऋण के स्रोत 2019। रिश्तेदार एवं मित्र 7%, अनौपचारिक एजेंसियां 3%, साहूकार 23%, जमींदार 1%, अन्य अनौपचारिक एजेंसियां 5%, सहकारी समितियां 10%, व्यावसायिक बैंक 51%। अनौपचारिक उधारदाता में साहूकार, व्यापारी, मालिक, रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि आते हैं। आलेख 1 में आप भारत के ग्रामीण परिवारों के लिए ऋण के विभिन्न स्रोतों को देख सकते हैं। क्या अधिक ऋण औपचारिक क्षेत्रक से आ रहा है या अनौपचारिक क्षेत्रक से? भारतीय रिजर्व बैंक ऋणों के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली पर नजर रखता है। उदाहरण के लिए, हमने देखा कि बैंक अपनी जमा का एक न्यूनतम नगद हिस्सा अपने पास रखते हैं। आरबीआई नजर रखता है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है। आरबीआई इस पर भी नजर रखता है कि बैंक केवल लाभ अर्जित करने वाले व्यवसायियों और व्यापारियों को ही ऋण मुहैया नहीं करा रहे, बल्कि छोटे किसानों, छोटे उद्योगों, छोटे कर्जदारों इत्यादि को भी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी ऋण दे रहे हैं। समय समय पर बैंकों द्वारा आरबीआई को यह जानकारी देनी पड़ती है कि वे कितना और किनको ऋण दे रहे हैं और उसकी ब्याज की दरें क्या हैं। अनौपचारिक क्षेत्र में ऋणदाताओं की गतिविधियों की देखरेख करने वाली कोई संस्था नहीं है। वे ऐच्छिक दरों पर ऋण दे सकते हैं। उन्हें नाजायज तरीकों से अपने पैसे वापस लेने से रोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन बैंक हमारी उच्च आय क्यों चाहेगी? औपचारिक ऋणदाताओं की तुलना में अनौपचारिक क्षेत्र के ज्यादातर ऋणदाता कहीं अधिक ब्याज वसूल कर सकते हैं। इसलिए अनौपचारिक ऋण कर्जदाता को अधिक महंगा पड़ता है। ऋण की
ऊंची लागत का अर्थ है कर्जदार की आय का अधिकतर हिस्सा ऋण की अदायगी में ही खर्च हो जाता है। इसलिए कर्जदारों के पास अपने लिए कम आय बचती है, जैसे कि हमने सोनपुर के श्याम लाल के मामले में देखा। कुछ मामलों में ऋण की ऊंची ब्याज दरों के कारण कर्ज वापस करने की रकम कर्जदार की आय से भी अधिक हो जाती है। इसका कारण ऋण का बोझ बढ़ जाता है, जैसे कि हमने सोनपुर की रमा के मामले में देखा, और व्यक्ति ऋण जाल में फंस जाता है। ऐसा भी संभव है कि जो लोग कर्ज लेकर अपना उद्यम शुरू करना चाहते हैं, वे ऋण की अधिक लागत को देखकर पीछे हट जाएं। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों द्वारा कर्ज देना चाहिए। इन सभी कारणों को देखते हुए बैंकों और सहकारी समितियों को कर्ज देना चाहिए। इसके जरिए लोगों की आय बढ़ सकती है और बहुत से लोग अपनी विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ता कर्ज ले सकते हैं। वे फसल उगा सकते हैं, वे कारोबार कर सकते हैं और छोटे उद्योग इत्यादि लगा सकते हैं। वे नया उद्योग लगा सकते हैं या वस्तुओं का व्यापार कर सकते हैं। सस्ता और सस्ता और सामर्थ्य के देश के तर- अनुकूल कर्ज देश के विकास के लिए अति आवश्यक है। औपचारिक और अनौपचारिक साख किसे क्या मिलता है? आलेख 2। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोग को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कर्जों की 54% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 17% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 83% औपचारिक स्रोतों से है। इसी तरह की तस्वीर ये देखिए, आलेख 2 है। गरीब परिवार 54%, नीला औपचारिक स्रोत है और नारंगी अनौपचारिक है, यानी ये 54% हो गया। ये 38% कम संपत्ति वाले परिवार, 62%, 27%, 73% समृद्ध परिवार। तो चलिए इसके अनुसार अब हम लोग पढ़ते हैं। आलेख 2 में शहरी क्षेत्रों के लोगों के लिए ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक महत्व को दिखाया गया है। आलेख में गरीब से अमीर लोगों को 4 भागों में बांटा गया है। आप देख सकते हैं कि शहरी क्षेत्र के निर्धन परिवारों की कर्जों की 54% जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। इसकी तुलना आप शहरी इलाकों के अमीर परिवारों से कीजिए। आप क्या देखते हैं? उनके केवल 17% कर्ज अनौपचारिक स्रोतों से, जबकि 83% अनौपचारिक स्रोतों से हैं। इसी तरह की तस्वीर ग्रामीण क्षेत्रों में भी है। अमीर परिवार औपचारिक ऋणदाताओं से सस्ता ऋण ले रहे हैं, जबकि गरीब परिवार को कर्ज के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता है। इस सब से क्या पता चलता है? पहला, औपचारिक स्रोत अभी भी ग्रामीण परिवारों की कुल ऋण
जरूरतों का केवल 50% कर पाता है, जबकि जरूरतें अनौपचारिक स्रोतों से पूरी होती हैं। अनौपचारिक ऋणदाताओं के लिए गए उधार पर आमतौर से ब्याज की दरें बहुत कम होती हैं, और यह उधार कर्जदाताओं की आय बढ़ाने का काम कर पाता है। इसलिए बैंकों और सहकारी समितियों को अपनी गतिविधियां विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ाने की जरूरत है, ताकि कर्जदारों की अनौपचारिक स्रोत से निर्भरता घटे। यदि दूसरा, यदि एक तरफ औपचारिक स्रोत के ऋणों का विस्तार होना चाहिए, तो भी दूसरी ओर यह भी जरूरी है कि ऋण सभी लोगों को प्राप्त हो सके। वर्तमान समय में अमीर परिवार ही औपचारिक स्रोतों से ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि गरीब परिवार को अनौपचारिक स्रोतों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यह जरूरी है कि औपचारिक ऋण का अधिक समान वितरण हो, ताकि गरीब परिवार भी सस्ते ऋण का फायदा उठा सके। क्या आप मानते हैं कि बैंक मुझे ऋण देगा? ये देखिए इनका ऋण, और आओ इन पर विचार करें। पहला, ऋण के औपचारिक और अनौपचारिक स्रोतों में क्या अंतर है? सभी लोगों के लिए यथोचित ऋणों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? क्या भारतीय रिजर्व बैंक के जैसा कोई निरीक्षक होना चाहिए जो अनौपचारिक ऋणदाताओं की गतिविधियों पर नजर रखे? उसका काम मुश्किल क्यों होगा? आप समझ में गरीब परिवारों की तुलना में अमीर परिवारों के औपचारिक ऋणों का हिस्सा अधिक क्यों है आपकी समझ में? नेक्स्ट, निर्धनों के स्वयं सहायता समूह। पिछले खंड में हमने देखा कि निर्धन परिवार ऋण के लिए अब भी अनौपचारिक स्रोत पर निर्भर हैं, क्योंकि भारत के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में मौजूद नहीं है। जहां कहीं मौजूद भी हैं, बैंक से कर्ज लेना अनौपचारिक स्रोत कर्ज देने की तुलना में ज़्यादा मुश्किल है। जैसा कि हमने मेघा के मामले में देखा, बैंक से कर्ज लेने के लिए ऋणाधार और विशेष कागजातों की जरूरत पड़ती है। ऋणाधार की अनुपलब्धता एक प्रमुख कारण है जिससे गरीब बैंकों से ऋण नहीं ले पाते। दूसरी ओर अनौपचारिक ऋणदाता जैसे साहूकार इन कर्जदारों को व्यक्तिगत स्तर पर जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋणधार के भी ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं। कर्जदार जरूरत पड़ने पर पुराना ऋण चुकाए बिना भी कर्ज लेने के नया कर्ज लेने के लिए साहूकार के पास जा सकते हैं, लेकिन महाजन ब्याज की दरें बहुत ऊंची रखते हैं, लेन देन की लिखा पढ़ी भी पूरी नहीं करते, और निर्धन कर्जदारों को तंग करते हैं। हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने के लिए कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की। इनमें से एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे सहायता समूह में संगठित करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। एक विशेष एक
विशेष स्वयं सहायता समूह में एक दूसरे के पड़ोसी 15-20 सदस्य होते हैं जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपए से 100 से लेकर 100 रुपए या अधिक हो सकती है। यह परिवारों की बचत की क्षमता पर निर्भर करता है। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए छोटे कर्ज समूह से कर्ज ले सकते हैं। समूह इन कर्जों पर ब्याज देता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा लिए जाने वाले ब्याज से कम होता है। 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण लेने के योग्य हो जाता है। ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के लिए स्वरोजगार के अवसरों का सृजन है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरत जैसे बीज, खाद, बांस, कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने की सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित ज्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं ले। समूह समूह दिए जाने समूह दिए जाने वाले ऋण उसका लक्ष्य उसकी रकम, ब्याज दर, वापस लौटाने की अवधि आदि के बारे में निर्णय करता है। इस ऋण को लौटाने की जिम्मेदारी भी समूह की होती है। एक भी सदस्य अगर ऋण वापस नहीं लौटाता तो समूह के अन्य सदस्य इस मामले को गंभीरता से लेते हैं। इसी कारण बैंक निर्धन महिलाओं को ऋण देने के लिए तैयार हो जाते हैं जब वे अपने को स्वयं सहायता समूह में संगठित कर लेती हैं, यद्यपि उनके पास कोई ऋणाधार नहीं होता है। इस तरह स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करते हैं। इन्हें समयानुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए एक उचित ब्याज दर पर ऋण मिलता है। इसके अतिरिक्त यह समूह ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों को संगठित करने में मदद करते हैं। इससे न केवल महिला आर्थिक रूप से स्वावलंबी होती हैं, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोगों को एक आम मंच मिलता है जहां तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा कर पाती हैं। गुजरात में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह की बैठक। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का एक बड़ा सफल इतिहास रहा है। बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का उचित ब्याज दरों पर गरीबों की ऋण जरूरतों को पूरा करने का बड़ा सफल इतिहास रहा है। इसकी शुरुआत 1970 एक छोटे पैमाने से हुई। वर्ष 2018 में ग्रामीण बैंक के अब 9 लाख सदस्य थे जो बांग्लादेश के 81,600 गांवों में फैले हुए थे। इससे ऋण लेने वाली ज्यादातर महिलाएं हैं जिनका संबंध समाज के गरीब तबके से है। इन कर्जदारों ने दिखा इन कर्जदारों ने दिखा दिया कि न केवल गरीब महिलाएं भरोसेमंद कर्जदार हैं, बल्कि वे विभिन्न तरह की छोटी आय वाली गतिविधियों को सफलतापूर्वक करने और चला सकने में सक्षम हैं।
अगर गरीब लोगों को सही और उचित शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जा सकता है तो लाखों छोटे लोग अपनी लाखों छोटी छोटी गतिविधियों के जरिए विकास का सबसे बड़ा चमत्कार कर सकते हैं। प्रो मोहम्मद यूनुस ग्रामीण बैंक के संस्थापक एवं 2006 के शांति के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित। सारांश। इस अध्याय में हमने मुद्रा के आधुनिक रूपों और बैंकिंग प्रणाली से इसके संबंधों को देखा। एक तरफ जमाकर्ता अपना धन बैंकों में रखते हैं, दूसरी तरफ कर्जदार बैंकों से ऋण लेते हैं। आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत होती है। जैसा कि हमने देखा, ऋण के सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं या कुछ परिस्थितियों में वे कर्जदार की स्थिति और बदतर कर सकते हैं। ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध होता है। ये औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह के स्रोत हो सकते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक ऋणदाताओं में ऋण की शर्तों में बहुत फर्क हो सकता है। वर्तमान समय में अमीर परिवार औपचारिक स्रोतों से ऋण लेते हैं, जबकि गरीबों को अब भी अनौपचारिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह अनिवार्य है कि औपचारिक क्षेत्र के कुल ऋणों में वृद्धि हो, ताकि महंगे अनौपचारिक ऋण पर से निर्भरता कम हो। साथ ही बैंकों और सहकारी समितियों इत्यादि से गरीबों को मिलने वाले औपचारिक ऋण का हिस्सा हिस्सा बढ़ना चाहिए। ये दोनों कदम विकास के लिए जरूरी हैं। धन्यवाद।